जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर विद्युत धारा के अंतर्गत हम लोग वैद्युत विभवांतर विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध पढ़ेंगे। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है तो उस समय क्या स्थिति होती है, और फिर ये भी देखेंगे कि अगर सेल को विद्युत धारा दी जाती है, यानी सेल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज होने के बाद सेल को चार्ज किया जाता है, तो जब सेल को चार्ज किया जाता है उस समय क्या स्थिति होती है ये देखा जाएगा। और सबसे पहले तो हम लोग सूत्र यानी इनके मध्य संबंध हम लोग देखें कि वैद्युत विभवांतर विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मध्य क्या संबंध होता है। तो चलें पहले आप यहाँ फिगर को देखें। हम मान लेते हैं कि कोई सेल है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E है, और एक बात देखें इसके साथ साथ यहाँ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और देखें यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको घेरा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रतिरोध है ना, ये आंतरिक प्रतिरोध है। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो सेल से तुरंत जुड़ा हुआ प्रतिरोध दिखा दिया जाए तो वो आंतरिक प्रतिरोध होता है, और या नहीं तो ऐसे डॉटेड लाइन से घेर दिया जाए तो भी वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट किए हैं, और सेल के विभवांतर का मापन करने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है। और आपको पता है कि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और फिर परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका मापन करने के लिए ए मीटर लगा हुआ है, और ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये आप लोग निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और यहाँ ये बाह्य प्रतिरोध R है, और फिर यहाँ पर ये कुंजी K है यानी स्विच है। और देखें जब स्विच को हम ऑन कर देते हैं तो जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, ये सेल का कैथोड है। कैथोड का मतलब ऋण सिरा, तो ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकल करके इस दिशा में जाने लगते हैं। और आपको पता है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाते हैं तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है ये इसके विपरीत दिशा में होने लगता है। और फिर ये विद्युत धारा हम मान भी लेते हैं कि विद्युत धारा आई है, और ये विद्युत धारा यहाँ से होते हुए इस पूरे परिपथ में चक्कर काटती है। और आपको फिर ये भी पता है कि यहाँ पर ये विभवांतर भी है। विभवांतर भी, यहाँ विभवांतर से केवल दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर नापा जाता है, और विभवांतर से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो विभव मापी, ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस वोल्ट मीटर में विद्युत धारा का प्रदर्शन हम नहीं किए हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब स्विच ऑन किया जाता है ना तो सेल से धारा ली जाती है। याद रखे रहिएगा, मैं पहली कंडीशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सेल से बिजली ली जा रही है, तो जब सेल से धारा ली जाती है तो पहले देखा जाए कि जब स्विच ऑन करेंगे तो सेल कितनी करंट देगी, कितनी सेल के द्वारा कुल कितनी एनर्जी दी जाएगी। तो आपको पता है विद्युत वाहक बल के लिए हमने फार्मूला बताया था कि E होता है W/Q, और यहाँ से अगर हम W की वैल्यू निकालते हैं तो W हो जाएगा E/Q। और फिर आपको ये भी तो पता है कि I होता है Q/T, और यहाँ से Q की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा I/T। हम यहाँ पर Q की वैल्यू रख देते हैं
तो W इजकल टू हो जाएगा E और Q के जगह पे हो जाएगा I इंटू टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमको ये पता चला है कि जब हमने स्विच ऑन किया तो सेल के द्वारा कुल कितनी ऊर्जा दी गई, कुल कितना वर्क किया गया। और आपको पता है कि ऊर्जा कार्य के बराबर होता है, इसलिए हम ऊर्जा को कार्य से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, W से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब एक बात देखें, जब सेल के द्वारा ऊर्जा दी जाएगी ना, तो इस ऊर्जा का ह्रास, इस एनर्जी का ह्रास 2 जगह होगा। जहां जहां प्रतिरोध होगा वहां वहां एनर्जी का ह्रास होगा। तो प्रतिरोध है कहां कहां? एक तो सेल के अंदर प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध पर भी ऊर्जा का ह्रास होगा। और एक सेल के बाहर प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है, तो बाह्य प्रतिरोध पर भी ऊर्जा का ह्रास होगा। तो कुल मिलाकर के सेल के द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाएगी ना, यह ऊर्जा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो सेल के अंदर और दूसरा सेल के बाहर। तो देखते हैं कि सेल के बाहर कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो सेल के बाहर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उतना ही होगा जितना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। तो अब चले यहाँ पर हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं विभवांतर के लिए। V इजकल टू होता है W बाई Q, और यहाँ से फिर W की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा V इंटू Q, और फिर हम यहाँ पर Q के जगह पे I इंटू टी कर देंगे। तो ये हो जाएगा W इजकल टू V इंटू आई इंटू टी। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये जो ऊर्जा व्यय होगी यह सेल के बाहर व्यय होगी। तो सेल के बाहर व्यय होगी, इसलिए यहाँ हम एक्सटर्नल लिख दे रहे हैं EX, WEX। तो WEX का मतलब सेल के द्वारा जो एनर्जी दी गई थी उस एनर्जी का सेल के बाहर कितना भाग व्यय हुआ, तो ये WEX निकल गया। अब हम देखेंगे कि ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध था, यह आंतरिक प्रतिरोध ऊर्जा का कितना ह्रास किया, तो इसके लिए भी फार्मूला यही होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि सेल के भीतर का जो विभवांतर है वो स्मॉल भी है, और फिर ये हो जाएगा W बाई Q। तो फिर यहाँ से W की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा V इंटू Q। और फिर देखें, ओम के नियम से आपको पता है कि V इजकल टू I इंटू R होता है, लेकिन ये बाह्य प्रतिरोध के लिए हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए तो आंतरिक विभवांतर को हमने स्मॉल भी माना था, तो फिर ये I हो गया, और आंतरिक प्रतिरोध को हमने स्मॉल r माना था। तो V के जगह पे हम I इंटू R कर दे रहे हैं, और Q के जगह पे I इंटू टी कर दे रहे हैं। तो फिर ये हो जाएगा W इजकल टू V के जगह पे हो गया I इंटू R, और Q के जगह पे हो गया I इंटू टी। तो फिर ये हो गया W इज इक्वल टू, देखें ये I स्क्वायर R इंटू टी, और ये ऊर्जा, इस ऊर्जा का ह्रास कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। तो सेल के अंदर हो रहा है तो इसको हम इंटरनल लिख लेंगे, W इंटरनल। तो अब एक बात जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये तो इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। अब एक बात आप ध्यान में रखे रहिएगा, ये समीकरण 1 में सेल के द्वारा दी जाने वाली कुल ऊर्जा को प्रदर्शित किया गया है। समीकरण नंबर 2 में सेल के बाहर जो बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध पर व्यय होने वाली जो ऊर्जा थी उसको दिखाया गया है। और ये समीकरण नंबर 3 में सेल के अंदर जो ऊर्जा व्यय हो रही है उस ऊर्जा को दिखाया गया है। तो अब जो है W टोटल ऊर्जा है, और
W एक्सटर्नल ये आंतरिक, ये W एक्सटर्नल ये जो है बाह्य ऊर्जा है, यानी सेल के बाहर ऊर्जा का होने वाला व्यय है। और फिर ये W इंटरनल यानी सेल के अंदर होने वाला ऊर्जा का व्यय है। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो W की जो वैल्यू है ये समीकरण 1 से ये है आपका E इंटू आई इंटू टी, और फिर W एक्सटर्नल समीकरण नंबर 2 से ये हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, और फिर W इंटरनल समीकरण नंबर 3 से ये है I स्क्वायर आर टी। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया E इंटू आई इंटू टी, और यहाँ राइट साइड से हम चाहे तो I इंटू टी कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए राइट साइड से I इंटू टी हम कॉमन लेते हैं। तो I इंटू टी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ भी मिल जा रहा है, यहाँ I है और फिर ये हो जाएगा R। अब देखें क्या होगा, ये IT है, ये IT है, तो IT से IT कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखें E इजिकल टू हो जाएगा V प्लस आई आर, और अगर यहाँ से V की वैल्यू हम निकालें तो V इजिकल टू हो जाएगा, आई आर को अपोजिट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा E माइनस आई आर। तो ये फार्मूला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। भी जो है विभवांतर है, जिसको टर्मिनल विभवांतर भी कह सकते हैं। टर्मिनल विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, या दो टर्म के बीच का विभवांतर, दो पॉइंट के बीच का विभवांतर। तो ये भी है। ई सेल का विद्युत वाहक बल है, आई परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है, और स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये आप ध्यान में रखे रहिए कि ये कंडीशन तब होती है जब हम किसी सेल से विद्युत धारा को ले रहे होते हैं। अब मान लीजिए सेल से विद्युत धारा को ले रहे हैं और विद्युत धारा लेते लेते सेल डिस्चार्ज हो गया। जब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा तो सेल को चार्ज करना पड़ेगा, और सेल को चार्ज करने के लिए अब सेल के अंदर करंट फ्लो करनी पड़ेगी। तो पहले क्या हो रहा था, पहले करंट सेल से आ रही थी, अब करंट सेल में जाएगी, यानी विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। और जब विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी तो उस स्थिति में I के जगह पे माइनस आई हो जाएगा, और फिर फार्मूला मिल जाएगा आपका V इजकल टू E, और माइनस आई के जगह पे प्लस आई, यानी माइनस तो रहेगा ही, और फिर आई के जगह पे फिर माइनस आई कर देंगे तो ये प्लस आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो आप याद रखे रहिएगा, अगर हम सेल से विद्युत धारा ले रहे हैं, ये चीज आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। न्यूमेरिकल भी इस पे सॉल्व करना होगा, आपसे एग्जाम में अलग अलग कंडीशंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा कि जब सेल से बिजली ली जाती है तो उस स्थिति में इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब सेल में बिजली दी जाती है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। इन दोनों फार्मूलों का अंतर आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आज जो कुछ भी आपको बताया गया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान आपको ज्ञात करना हो तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी हम आपको बताएंगे। और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेलों का संयोजन कैसे करते हैं। अगर कई सेलों को आपस में जोड़ना हो तो कई सेलों को आपस में जोड़ते हैं कब, और सेलों को कब किस स्थिति में जोड़ने से बेनिफिट होता है और किस स्थिति में जोड़ने से लॉस होता है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब
पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।